आज हमारी शादी की पहली रात थी। अब वो ज़माना कहाँ रहा जब मर्दों को किसी बात का पता ही नहीं होता था। आजकल तो सोशल मीडिया इंटरनेट पर हर चीज़ का खुलकर सामने आ जाती है। एक एक पल की दूरी आप सब कुछ जान जाते हैं। पहले के ज़माने में ये बातें मर्दों को दिमाग में नहीं आती थी। पहले रीति रिवाजों की कदर करते थे और वो भी एक खूबसूरत समय था जब आपको पता ही नहीं होता था कि आपकी शादी किससे हो रही है। और शादी की रात जब आप अपनी दुल्हन को देखते थे तो वह शर्मा के अपनी नज़रें झुका लेती थी। उसका शर्माना भी अच्छा लगता था, बिना बोले भी समझ आ जाता था। आजकल तो औरतें पेट दिखाकर बताती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ और ना जाने क्या क्या होता है। आज मेरी शादी की पहली रात थी। किसी को मुझे कुछ समझाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैंने पत्नी भी बहुत खूबसूरत थी। उसका नाम नेहा था। वैसे तो उससे मेरी माँ ने मेरे लिए चुना था, लेकिन ये भी सच है कि अगर मैं खुद अपने लिए किसी को चुनने निकलता तो शायद मुझे ऐसी लड़की ना मिलती। ये अरेंज मैरिज थी और वह मेरे हिस्से में आ गई थी क्योंकि मैं देखने में कोई बहुत सुंदर आदमी नहीं था, लेकिन किरण बहुत हसीन थी। मैं अपने कमरे की ओर जा रहा था कि रास्ते में माँ से मुलाकात हो गई। मैंने कहा कि आप यहाँ क्या कर रही हो? तो उन्होंने मेरे हाथ में एक थैला पकड़ा दिया और उनका अंदाज़ा ऐसा था जैसे इस थैले में कोई नशीली चीज़ है जो मुझे पहुँचानी है। जब तू थैला खोलेगा तो समझ आ जाएगा कि इसमें क्या है। बाकी तू इतना बच्चा भी नहीं है, लेकिन देख, लड़की बिरादरी से बाहर की है। मैंने कहा कि बाहर की है पर पसंद तो आपकी है ना? कहने लगी कि हाँ, मेरी पसंद है। कुछ बातें बहुत ज़रूरी होती हैं। तू अंदर चले जा, मैंने कहा। और ये जो मेरे हाथ में चीज़ पकड़ा दी, इसे कैसे लेकर जाऊं? तो मेरी माँ कहने लगी कि छोटा बच्चा थोड़ा है, कोई ना कोई बहाना कर दे। अब तेरी शादी हो गई। इस बात पर वह मुस्कुराने लगा। उन्होंने मुझे धक्का भी मारा। पत्नी ने तो सिर झुकाया हुआ था। मेरे दिल तो कर रहा था कि अपना सिर पीट लूं। मेरी माँ ने तो मुझे परीक्षा में डाल दिया था, क्योंकि जो काम उन्होंने मुझे करने के लिए दिया था वह मैं कैसे कर सकता था। लेकिन फिर सोचा कि अगर नहीं किया तो सुबह सबसे पहले वही सवाल करेगी। इस थैले में और कुछ नहीं, बल्कि इस थैले में लाल कलर की बेडशीट है। मैंने उसे अपने साथ रखा और अपनी दुल्हन का घूंघट उठाया, उसे उसकी मुंह दिखाई का तोहफा दिया और इधर उधर की बातें करने लगा। लेकिन जब सुबह आँख खुली तो मैं बहुत परेशान था। जल्दी से फ़ोन उठाया और कुछ गूगल पर सर्च करने लगा। गूगल से मुझे यह पता चला कि मेरी पत्नी के पेट पर जो निशान है उसका क्या मतलब है। और अगर यह बात ऐसी ही थी तो फिर हमारे घर में तो बवाल होने वाला था। लेकिन जब मैं अपनी पत्नी की तरफ देख रहा था तो मुझे समझ आ गया कि वह ऐसी नहीं है। एक मर्द को पता चल जाता है कि उसकी ज़िंदगी में आने वाली औरत पहले बदचलन रह चुकी है। क्या उसने शादी से पहले अपनी इज्जत का सौदा किया या नहीं? एक मर्द को यह पता चल जाता है, और मैं एक मर्द ही था। मेरी उम्र 35 साल हो गई थी तब मेरी शादी हो रही थी। मैं कोई 18-19 साल का लड़का था कि मुझे किसी बात के बारे में पता ही ना हो। इसलिए मुझे मेरी पत्नी से कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन मेरी माँ ने मुझे काम पूछा था। मुझे कहा कि हमारे साथ तो फिर धोखा हो गया। एक तो तेरी शादी की उम्र निकल गई है, ऊपर से तूने कहा कि खूबसूरत लड़की चाहिए। मुझे कोई जल्दी नहीं थी, मुझे कोई लड़की मिल ही नहीं रही थी। तुझे बार बार तस्वीरें दिखा रही थी तो मैं इनकार करता जा रहा था। फिर तुझे यह लड़की और अच्छी लग गई और मैंने कहा कि चलो, पसंद आ गई। इससे पहले कि तेरा फैसला बदले तो तेरी शादी इसी से करवा देते हैं। पर मुझे क्या पता था कि हमारे साथ इतना बड़ा धोखा हो जाएगा। हम तो किसी को यह भी नहीं कह सकते कि अपने रिश्ता करवाया है। अब आप जवाब दो, क्योंकि यह रिश्ता तो बिरादरी के बाहर हुआ और किसी को हमने बीच में भी नहीं लिया था। किसी ने गारंटी भी नहीं दी। सब कुछ तेरी वजह से हुआ। अब तू ही बता क्या करे।
मैंने कहा कि कोई धोखा नहीं हुआ है और आप इस तरह की बातें नहीं सोचो। आपको पता है नहीं है कि दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। मेरी पत्नी मेरे लिए बिल्कुल ठीक है और मैंने उसी के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। मेरी माँ ने कहा कि हम आपके उसके माँ बाप से बात करते हैं। मैंने कहा कि आप क्यों मेरा घर ख़राब करना चाहती हो? बड़ी मुश्किल से तो रिश्ता हुआ है, अपनी बिरादरी में से तो कोई लड़की नहीं दे रहा था, अब बाहर से रिश्ता मिला है तो आप उसे भी ख़राब करना चाहती हो? मेरी माँ ने कहा कि अभी तो तेरी पत्नी दुल्हन है और तू मेरे सामने खड़ा होकर बातें कर रहा है। मेरी माँ तो मुझसे ही डांटने लगी। मैंने उन्हें समझाया कि जब मुझे कोई परेशानी नहीं है तो फिर किसी को क्यों परेशानी हो रही है। वह भी चुप हो गई। मुझे वाकई मेरी पत्नी से कोई परेशानी नहीं थी और मेरे दिल में कहीं ना कहीं यह बात भी थी कि अब मुझे और किसने लड़की देनी थी। मेरे पास ही क्या है, एक नौकरी जिसमें मैं मुश्किल से 30-35 हज़ार रुपये कमाता हूँ और यह तो सब जानते हैं कि आजकल 20-25 हज़ार रुपये में किसी का गुजारा नहीं होता। घर अपना था और मेरी माँ के घर वाले भी मदद किया करते थे, वरना यह घर चलना तो मेरे लिए मुश्किल हो जाता। अब शादी हो गई थी, अब मुझे और कोई तमाशा नहीं चाहिए था। मैं अपनी पत्नी के साथ अपनी ज़िंदगी एंजॉय करना चाहता था और वह भी अच्छी लड़की थी। उसने मेरे साथ अच्छे तरीके से बात की और अभी वह मेरी ही बात मान रही है। मेरी माँ का रवैया उससे कुछ उखड़ा उखड़ा सा रहता था। मैंने उन्हें समझाया कि जब कोई बात नहीं है तो आप ऐसी हरकतें क्यों कर रही है। वह भी सोचेगी पता नहीं क्या बात है और फिर एक साथ दो औरतों का रहना भी मुश्किल हो जाता। मेरी माँ ने कहा और फिर तेरे जैसी नाच पिटे होते हैं जो अपनी पत्नी लेकर निकल जाते हैं। मैंने कहा कि जब आप उससे अच्छे से नहीं रहोगी तो मेरे पास और क्या रह जाएगा। मैंने अपनी माँ को यह बात समझाने के लिए कही थी। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन मैंने मुंह बनाकर यह बात कही थी और वह भी समझ गई। मेरी माँ ने भी अपना रवैया ठीक कर लिया और कहा कि तेरी बात पे यकीन कर लेती हूँ। शादी की रस्में हुई और उसके बाद हमारी ज़िंदगी आसान हो गई। एक दिन मैं घर आया तो मैंने अजीब सा नज़रिया देखा। मैंने देखा कि मेरी पत्नी के कमरे में एक लड़की बैठी थी। मेरी पत्नी के कमरे में एक लड़की बैठी थी और खाना खा रही थी। मुझे देखकर वह थोड़ी डर गई। मैंने कहा कि तुम कौन हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी पत्नी कमरे में आई और कहने लगी कि यह भीख मांगने आई थी, भूख लगी हुई थी इसलिए मैंने खाना दे दिया तो किचन में बिठा देती, हमारे बिस्तर पर क्यों बिठा दिया? नेहा कहने लगी क्यों, ये भी तो इंसान है, यहाँ बैठकर खा लेगी तो क्या हो जाएगा। शादी के शुरू के दिन पति पत्नी एक दूसरे से शर्मा रहे थे और उसकी पत्नी भी शर्मा रही थी। याद रखने के लिए ऐसा कर रही थी कि मैं अच्छी इंसान हूँ और फिर मुझे भी भ्रम रखना था। मैंने कहा कि हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, तो इंसान ही है। पर दिल में सोच रहा था कि उसे बिस्तर पर ही लाकर बिठा दिया और ये भी भीख मांगते मांगते घर के अंदर आ गई। भला ये कौन सा तरीका है। खैर मैंने भी अपनी पत्नी के सामने उसे कुछ पैसे पकड़ा दिए और वह खुश होकर वहाँ से चली गई। पर वह जब चली गई उसके बाद मेरी पत्नी का मूड कुछ ख़राब हो गया था। ऐसा नहीं था कि वह गुस्से में थी, लेकिन वह बहुत उदास थी। बैठे बैठे कहीं खो जाती थी, फिर अचानक से रोने भी लगती थी। मैंने कहा जी क्या बात है, तो कहने लगी मुझे मेरे माँ बाप की याद आ रही है। मैंने कहा कि ठीक है, इतवार वाले दिन मैं तुम्हें तुम्हारे माँ के घर छोड़ आऊँगा। वह खुश हो गई, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसके चेहरे पर उदासी ही थी। वैसे जब से मेरी पत्नी मेरी ज़िंदगी में आई तो बड़ी खूबसूरत हो गई थी। जब वह शर्माती थी तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। वैसे तो सारी औरतें ही नकली शर्माने का नाटक करती थी, लेकिन वह सचमुच शर्माती थी, बहुत ही ज़्यादा शर्मीली सी थी। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हें कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई? तो वह कहने लगी कि नहीं, मुझे कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई। मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा था। मैं घर में सबसे बड़ी थी, बहन भाई थे, माँ बाप थे, बस उन्हीं सब बातों में उलझी रही। मेरे दिल के दरवाजे तक कभी कोई आया ही नहीं, लेकिन मैंने सोच लिया था
जिससे मेरी शादी होगी मैं उसी से मोहब्बत करूँगी ताकि मेरी ज़िंदगी अच्छी गुजर जाए। ये तो बिल्कुल वैसी ही लड़की थी जैसा मैं चाहता था, बल्कि जैसे हर मर्द चाहता है जो उसके लिए सोचे, उसकी नफ़रत देखे, उसकी ज़िंदगी में कोई आया ना हो, किसी और की तरफ ना देखे, सिर्फ मेरे से प्यार करे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन मेरी माँ के दिल में शायद वही बात बैठ गई थी और उनका मेरी पत्नी के साथ ठीक से गुजारा नहीं हो रहा था। एक दिन मुझे कहने लगी, पता नहीं क्या तमाशा बनाया हुआ है इसने। वह लड़की आती है और ये उसके घर के अंदर घुमा लेती है, उसको चीज़ें भी देती है और अपने कमरे में बैठ के खाना खिला रही होती है। उसे कहो कि इतनी भी कोई लड़की अच्छी नहीं होती है। ऐसे लोगों के साथ घर में बीमारियां आती है और घर भी गंदा होता है। घर के काम छोड़ के उसके पास बैठ जाती है। मैंने पहले तो अपनी माँ को कह दिया कि किसी गरीब की मदद करना कोई बुरी बात तो नहीं है, इसलिए आप क्यों इतना गुस्सा कर रही हो। पर मैं आजकल अपनी पत्नी के प्यार में इस कदर खोया हुआ था कि उसके सामने मुझे कुछ नहीं दिख रहा था और मैं नहीं चाहता था कि वह नाराज़ हो। मैं हर टाइम सोचता रहता था कि वह खुश रहे हमेशा। उम्र में 20-21 साल की एक खूबसूरत लड़की मिल जाती है कि मैं अपना पत्नी के पल्लू से बंध गया था। लेकिन पत्नी के पल्लू से बंध जाता तो और कहा जाता था कि आंधी ज़िंदगी तो मेरी बिना पत्नी के गुजर चुकी थी। मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए था और ऐसा कोई काम नहीं कर रही थी जिस पर मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करता और कहता मेरे घर में यह सब नहीं चलेगा। क्या साबित करता हूँ उसके सामने कि मैं बुरा आदमी हूँ। जो किसी भिखारी लड़की को एक वक्त का खाना खिलाना भी मुझे बुरा लग जाता है। अगर वह मुझे बुरा आदमी समझती तो उसकी नज़र में मेरा इमेज ख़राब होता। और यही तो दिन होते हैं पति पत्नी एक दूसरे की इमेज बनाने के लिए। ऐसे में अपना इमेज क्यों ख़राब करता, इसलिए सोचा कि प्यार से समझा दूंगा। अगर मेरी शादी वक्त पर कराई होती तो अभी मेरे औलाद भी 7-8 साल की तो हो ही जाती, शायद 10-12 साल की भी हो सकती थी। लेकिन मुझे फ़िलहाल बच्चे पैदा करने का कोई शौक़ नहीं था। मैं ये वक्त अपनी पत्नी के साथ गुजारना चाहता था कि हमारी ज़िंदगी पैम्पर और दूध के बीच में कहीं फंस जाए और हम लोग रात को अगर जागे तो सिर्फ बच्चों का ख्याल करने के लिए और एक दूसरे से भी नफ़रत हो जाए। क्योंकि मेरे सारे दोस्त और कजिन शादीशुदा थे और वे बताते रहते थे कि जब से हमारी शादी में हुई है पति पत्नी का रिश्ता तो समझो सूली पे लटक गया। एक कजिन ने तो इसलिए अपनी पत्नी को तलाक भी दे दिया था कि तुम तो सिर्फ बच्चों को संभालने वाली बाई बन के रह गई हो, तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं है। हाँ, यह अलग बात है कि शादी करके बहुत पछताते थे और अपनी पत्नी को याद करके रोता था, लेकिन अब वहाँ से वापसी का तो कोई रास्ता था ही नहीं। इसलिए मैं नहीं चाहता था कि कल को हम भी बिना वजह किसी ऐसी परिस्थिति में फंस जाएं। फिर इंसान की अकल पर पत्थर पड़ गए, वह कुछ गलत करता या तो फिर लड़ाई करता है लोग आपस में और या फिर रिश्ता ही ख़त्म कर लेते हैं, जबकि देखा जाए तो इसकी कोई वजह भी नहीं होती है। इसी तरह जब मैं एक दिन ऑफिस से घर आया तो मैंने देखा कि वह लड़की ना सिर्फ हमारे कमरे में बैठी थी खाना खा रही थी, बल्कि मेरी पत्नी उसे खुद अपने हाथों से खाना खिला रही थी, उसके सिर पर हाथ फेर रही थी और रो भी रही थी। मैं थोड़ी देर पर्दे के पीछे छुपकर उनकी बातें सुन रहा था और सोचा कि उनकी बातें सुन लूं। पत्नी कह रही थी कि तुम ठीक तो हो ना, जब भी तुम्हारा मन करे तुम इधर आ जाया करना, मैं तुम्हारे लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं बड़ी मजबूर हूँ। मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान थी, उसकी आंखों में उस लड़की के लिए बहुत ज़्यादा दुख, परेशानी और चिंता थी। ऐसा लगता था कि अपना सब कुछ उठाकर उसको दे सकती है, लेकिन इतना भी किसी से पुण्य करना कि वह आपके गले पड़ जाए। वो उसे बेटी क्यों कह रही थी। फिर मुझे वो वाली बात याद आ गई जो अभी मेरे दिल में भी कहीं ना कहीं थी कि मेरी पत्नी की पीठ पर एक निशान था। वो निशान जो सिर्फ उन औरतों की पीठ पर होता है जो माँ बन चुकी होती है, माँ बनने की प्रक्रिया से गुजर चुकी हो। लेकिन मैं ये भी जानता था कि मेरी पत्नी कुंवारी थी, क्योंकि ये मेरे महसूस कर लिया था।
मुझे उसकी हरकतों से भी ये बात महसूस हुई थी। अगर किसी औरत की पहली शादी हुई हो तो उसकी इस तरह की हरकतें नहीं होती जैसे मेरे पत्नी की थी। फिर तो सब क्या था? क्यों वो उस लड़की के लिए इतना दुखी हो रही है? एक दिन मैं उसे चेक करने के लिए अपने साथ ले गया। ऐसी जगह पे ले गया जहाँ पर फ़कीरों के बहुत से बच्चे होते हैं और अगर आप वहाँ पर खड़े हो जाए तो वो आपको सांस भी नहीं लेने देंगे। मैंने उसे वहाँ खड़ा करके सामने चला गया। मैंने कहा कि मुझे बैंक से पैसे निकलवाने हैं और 2 मिनट का काम है, एटीएम से पैसे निकलवा के आता हूँ। तू जरा यहीं पर मोटरसाइकिल के पास खड़ी हो जाए। उसने कहा ठीक है। मैं खुद एक तरफ खड़ा होकर देख रहा था। वो क्या करती, उसके पास एक भीख मांगने वाला बच्चा आया तो उसने उसे 10 रुपये दे दिए। थोड़ी देर के बाद दूसरा बच्चा आया, उसे भी 10 रुपये पकड़ा दिए। जब तीसरा बच्चा आया तो मेरी पत्नी कहने लगी, बस चले जाओ यहाँ से, तुम लोगों ने तो तमाशा बना दिया। 10-10 करके क्या सारे पैसे ले लोगे? मैंने यह हरकत देखी तो मैं हैरान रह गया कि इन बच्चों के लिए तो उसके दिल में कोई दर्द नहीं है। जब कोई 10-10 रुपये दे देती है तो क्या होता है? और इस लड़की के लिए तो बेटी रो रही थी। इसका मतलब था कि कुछ और ही था और मामला ज़्यादा ही गड़बड़ था। मेरी माँ भी ठीक कह रही थी, हमें बड़ों के तजुर्बों ज़रूर भरोसा करना चाहिए। आखिर वो उस रास्ते से गुजर चुके हैं और हम उस रास्ते पर नए होते हैं। आजकल इस समाज में क्या नहीं हो रहा है? बहुत कुछ हो रहा है और किसी को भी बेवकूफ़ बनाना अब कौन सा मुश्किल रह गया। हो सकता है वह मुझे बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो गई हो और मैं भी पागलों की तरह ये सोच बैठा हूँ कि मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, क्योंकि मुझे उसका अचानक से ये बदलाव हुआ रवैया बहुत ही अजीब लग रहा था। इस लड़की के साथ वो ऐसे पेश आती थी कि जैसे वो उसकी अपनी औलाद है। और ये भी तो उसी उम्र के बच्चे थे। ये तो फ़कीर थे, पैसे मांग रहे थे, फिर उनके साथ इस तरह से क्यों पेश आ रही थी? अपने बच्चे तो अपने ही होते हैं ना, दूसरों के बच्चे कभी भी अपने बच्चे जैसे प्यारे नहीं लगते। जो जज्बा इंसान के दिल में अपनी औलाद के लिए होता है वो दूसरों की औलाद के लिए कम ही देखते हैं। और ये एक ऐसी हकीकत है जिसको मानना बहुत ही मुश्किल है। अब मेरे पास दो ही रास्ते थे, या तो मैं अपनी पत्नी से पूछ लूँ, उसके सामने ये सारी बात रख लेता। देखो ऐसी बात है, माँ भी बात कर रही थी, मैंने अभी देखा था। लेकिन फिर वो कहती है आपने मेरी जासूसी क्यों लगाई थी? मुझे सीधा पूछ लेते। लेकिन मैं जानता था कि अगर मैं सीधा पूछता तो फिर भी उसने मुझे सच नहीं बताना था। मैंने बातों बातों में उससे पूछने की कोशिश की, किसी तरह मुझे इस बात का पता चल जाए। पर वो बहुत चालाकी से जवाब दे रही थी। मैंने कहा कि कभी तुम्हारे लिए पहले कोई रिश्ता आया था? तो कहने लगी कि हाँ रिश्ता आया था, लेकिन मेरे बाबा ने इनकार कर दिया था। बस फिर आपका रिश्ता आया तो हाँ कर दिया। मैंने कहा कि तुम्हारी उम्र में और मेरी उम्र में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है, फिर तुम्हारे बाप ने क्यों हाँ कर दिया? तो उसका जवाब था कि बाबा कहते हैं मर्द की उम्र कोई नहीं देखता, उसकी कमाई देखता है। मैंने उसे कहा मेरी कमाई भी कोई इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो उसका जवाब ये था, हाँ हमारा हिसाब से तो ठीक थी। और वैसे भी मेरे बाबा शरीफ लोगों में रिश्ता करना चाहते थे और आप लोग बहुत शरीफ है और ख़ानदान भी छोटा है। वो मेरी तारीफ़ करने लगी। मैं उससे कुछ नहीं पूछ सका। मैंने कहा कि मेरा एक दोस्त है, उसकी भी शादी हुई है। उन्होंने कहा कि लड़की कुंवारी है, लेकिन उससे शादी के बाद पता चला कि लड़की कुंवारी नहीं है। तो अब इसका बहुत बड़ा परेशानी चल रहा है, लेकिन वापस चली गई है और वो इसी तलाक देना चाहता है। कहने लगी भगवान कृपया करके, यह कहकर उसने बात ख़त्म कर दी। मुझसे नज़रें नहीं मिला रही थी, साथ ही साथ कोई काम भी कर रही थी। साफ पता चल रहा था उसके दिल में कोई खोट है और मेरे दिल में भी बात आ चुकी थी। यह बात मैं अपने दिल में कब तक लेकर घूमता? मैंने गलती तो कर दी थी, लेकिन मैंने मन से भी बता दिया था। वो भी यही कहने लगी थी, मुझे तो पहले दिन से ही लड़की गड़बड़ लगती थी, भला ऐसे भी होता है। मैंने लाल कलर की चादर किस लिए दी थी? ये लड़की गड़बड़ है, मैंने तुझे पहले ही बता दिया था। मैंने कहा कि अब
आप अपने मुंह पे कोई बात ना कर देना, मैं खुद इस मामले से निपटूंगा। तो मेरी माँ का कहना था कि किस तरह से निपटेगा, क्या कर लेगा वो, क्या तुझे अपने मुंह से हकीकत बताएगी। आजकल लड़कियां बड़ी चालाक हो गई है, बड़ी समझदार हो गई है, हर बारे में उनको पता है। ऐसी ऐसी चीज़ें आई है इस दुनिया, किसी भी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बेटा कोई जुबान तो किसी की देखता नहीं है, किसी के दिल में कोई झांक नहीं सकता कि अंदर क्या चल रहा है। मेरी माँ ने मुझे बहुत देर तक लेक्चर दिया और कहा कि बस तू उसको छोड़ने की तैयारी कर ले, लेकिन ऊपर वाला जानता है कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, बस मैं हकीकत तक पहुंचना चाहता था। उसके बाद मेरी पत्नी अगर मुझसे माफ़ी मांग रही है तो मुझे छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। मुझे ये नहीं पता था कि मेरा इरादा बदल जाएगा, क्योंकि वो एक दिन फिर से उस लड़की के पास गई। वो कम उम्र की लड़की थी और वो भी बार बार इधर ही आ जाती थी। मैंने अपनी माँ से कहा कि आप बीच में मत बोलना, उसे भी यहाँ आने दो, मैं देखता हूँ क्या करती है। क्योंकि अब मैंने देख लिया था, उसे कमरे में एक सीसीटीवी कैमरा लगा दिया जो बेहद नई तकनीक का था और बहुत ही छोटा सा था, और उसका कनेक्शन मैंने अपने मोबाइल से कर लिया था, जो वाईफाई के ज़रिए कनेक्ट हो जाता था। खुद मैं ऑफिस चलेगा और जानबूझकर यह कहकर चलेगा कि मैं ऑफिस से लेट आऊँगा। पूरे दिन की रिकॉर्डिंग मेरे पास आ गई। वो लड़की 3-4 दिन के बाद आती है।